हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब सुरक्षित हैं और पढ़ाई के प्रति सजग एवं समर्पित हैं। अब आपको बता दूं मैं कि अब इंतजार करना बंद कीजिए कि कब खुलेगा, कब लाइव लेक्चर स्टार्ट होंगे, फिजिकल लेक्चर्स कब स्टार्ट होंगे। इन सारी चीजों से बाहर निकलिए और ये मान लीजिए कि ये जो आप वीडियो लेक्चर अटेंड कर रहे हैं इसको आपको डबल सीरियसनेस के साथ देखना पड़ेगा। बिकॉज अभी बेटा नहीं नजर आ रहा आसार कि आने वाले दिनों में जल्दी से खुलने वाला नहीं है, तो हमें अब इसको सीरियसली हैंडल करना पड़ेगा और अपने पोर्शन को अब रैप अप करना पड़ेगा। वी कांट लुक एट दीज वीडियो लेक्चर्स एज अ स्टॉप गैप मेजर टू कीप आवरसेल्व्स एंगेज्ड ड्यूरिंग द लॉकडाउन। अब वो सिचुएशन नहीं है। नाउ इट्स टाइम फॉर अस टू रैप अप आवर सिलेबस, स्टार्ट मेकिंग आवर रिविजन नोट्स, स्टार्ट सॉल्विंग द सम्स एंड स्टार्ट अपियरिंग फॉर टेस्ट्स इन अ वेरी वेरी सीरियस मैनर। ठीक है जी। तो और जो आपके फ्रेंड्स हैं जो इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि अगस्त में एग्जाम होगा कि नहीं, जुलाई में एग्जाम होगा कि नहीं, एक मॉड्यूल का एग्जाम दूं, 2 मॉड्यूल का एग्जाम दूं, आई एम श्योर दुबे सर ने इसके लिए एक वीडियो बनाया है, आप लोगों को मिल गया होगा, नहीं मिला हो तो उसे जरूर देखिए। मैं ब्रीफली अगर आपको इस बारे में टच करते हुए सिर्फ इतना ही बता सकता हूं, जो भी लोग हैं उनसे मेरा सिंपल अनुरोध है कि प्लीज ऐसा मान लीजिए, मेंटली इस बात को एक्सेप्ट कर लीजिए, ना जुलाई में एग्जाम होगा ना अगस्त में एग्जाम होगा। अब आपका एग्जाम जहां तक है डायरेक्टली दिसंबर में ही होगा। आई डोंट सी दैट हैपनिंग प्रायर टू दैट। तो जो भी ये एग्जाम होगा, जिनका भी एक मॉड्यूल का तैयारी था जून अटेम्प्ट के लिए या जो जुलाई में चला गया था, उनसे अनुरोध है कि वो लोग प्लीज स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर 2 मॉड्यूल्स, 2 मॉड्यूल की तैयारी करें। जिनकी 2 मॉड्यूल का ऑलरेडी तैयारी चल रहा था, जो 2 मॉड्यूल के हिसाब से काम कर रहे थे, उनसे अनुरोध है कि आप उसे रैंक की तैयारी में कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक है जी, नेशनल रैंक की तैयारी में आप उसे कन्वर्ट कर दीजिए। एक मॉड्यूल वाले 2 मॉड्यूल की तैयारी पे आ जाइए, 2 मॉड्यूल वाले रैंक की तैयारी पे आ जाइए और लेट अस स्टॉप वेस्टिंग इवन अ सिंगल सेकेंड मोर ऑन द पॉइंट कि मुझे ऑप्ट आउट करना है, नहीं करना है, क्या करना है, नहीं करना है। इन सारी चीजों में अपनी ऊर्जा, अपनी एनर्जी वेस्ट करना बंद कीजिए। आप दिन के 4 वीडियो देख रहे हैं, ये सर के, वो सर के, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, ब्रेकिंग न्यूज, फलाना डिकाना। स्टॉप पॉइजनिंग योर माइंड विथ ऑल सच डेटा। सिंपल सी एक बात समझिए, मेंटली अपने आप को ये मैसेज दे दीजिए, मैं दिसंबर में एग्जाम दे रहा हूं, ऑल इंडिया रैंक की तैयारी कर रहा हूं, मैं दिसंबर में एग्जाम दे रहा हूं, दोनों मॉड्यूल की तैयारी कर रहा हूं, एंड ऑफ द स्टोरी। इसके ऊपर बहुत ज्यादा चर्चा, विचार विमर्श करके अब कोई फायदा नहीं है। चलिए, there are so many things that you can do and utilize your time and make much better use of this time and develop your personality, develop your communication skills, develop your reading skills. Let's focus on the positives and let's get to work बेटा। बहुत हो गया समय का बर्बादी और मेरी जो पेन है मिल गई। ठीक है ना। चलिए तो शुरू करते हैं बेटा। लेट अस द स्टार्ट्स the programs of the studies। तो वी वेर एट सर्विसेज, सर्विसेज को हम लोग स्टार्ट करने वाले थे, राइट। सर्विसेज को हमें, अरे मान जा रे, नहीं मान रहा बेटा ये तो आज, चल अब मानेगा। सर्विसेज को हम लोग पढ़ने वाले थे। गुड्स के बारे में हम लोग बात कर चुके थे। गुड्स में रिलेटिवली कहानी थोड़ी सिंपल थी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाली तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल थी, क्योंकि उसमें डायरेक्टली आपको इतना ही बताया हुआ था, इंपोर्ट के केस में इंडिया और एक्सपोर्ट के केस में प्लेस आउटसाइड इंडिया। ठीक है जी। एक्सपोर्ट के केस, ये सर्विसेज के केस में लेकिन स्टोरी इतनी सिंपल नहीं है। सर्विसेज के केस में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आती है ये पता करने में कि सर्विस को प्लेस ऑफ सप्लाई क्या कंसिडर करा जाए। तो आइए डिटेल में इसको अपने पढ़ते हैं। प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। ठीक है जी, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। जब LOS एंड LOR इन इंडिया, LOS का मतलब क्या हो गया यहां पे, LOS का मतलब हो गया सर लोकेशन ऑफ सप्लायर। LOS का मतलब क्या हो गया सर, LOS का मतलब हो गया लोकेशन ऑफ सप्लायर। लोकेशन ऑफ सप्लायर मेरा क्या है और लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट मेरा कहां का है। अगर दोनों ही लोकेशंस इंडिया के अंदर है, यानी कि इसको मैं कह सकता हूं ये मेरी डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन हो गई,
क्योंकि लोकेशन ऑफ सप्लायर भी विद इन इंडिया है और लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट भी विद इन इंडिया है, तो सप्लायर भी इंडिया के अंदर है, रिसिपिएंट भी इंडिया के अंदर है, तो फिर यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला सवाल ही पैदा नहीं होता है। बहुत बढ़िया। तो ये एक सीरीज है, ये एक सीरीज है जिसमें बेटा जनरल रूल आपका है B2B, अगर बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन है तो फिर लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन। अच्छा, अब इसमें एक और चीज अपने को क्या समझनी है, जरा आप लोग ना मुझे देख के बताइएगा, क्या आप लोगों को ये लिखा हुआ दिखाई दे रहा है? जो मैं लिख रहा हूं दिखाई दे रहा है? पिछले वीडियो में भी मुझे कुछ बच्चों के मैसेजेस आए थे कि सर आपने ब्लैक स्क्रीन पे जब लिखा था शुरू में वो दिखाई ही नहीं दिया, राइट? कोई बात नहीं, ऐसा कुछ है तो अपने बेसिकली मैं क्या बताना चाह रहा हूं समझिए, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि B2B का मतलब क्या हुआ। सर B2B का मतलब तो सर हम फाउंडेशन के दिनों से जानते हैं, बिजनेस टू बिजनेस होता है, बहुत ही सिंपल है। इसमें आपने क्या इतना रहस्यमयी बात बता दी? नहीं, इसमें आपको क्या समझना है, सेम इसी चीज को लिखने का एक और तरीका हो सकता है कि भाई रजिस्टर्ड पर्सन जब किसी दूसरे रजिस्टर्ड पर्सन के साथ डील करता है, जो बिजनेसमैन है वो जीएसटी की रजिस्ट्रेशन करवाएगा या जो नॉर्मल कंज्यूमर है वो जीएसटी की रजिस्ट्रेशन करवाएगा? आज आप डीमार्ट से जाके पार्ले जी बिस्किट का पैकेट खरीद के लाते हैं तो आपने जीएसटी की रजिस्ट्रेशन करवानी है या डीमार्ट को? सर ऑब्वियस सी बात है सर, डीमार्ट रजिस्ट्रेशन करवाएगा, मैं क्यों रजिस्ट्रेशन करवाने लगा? मुझे तो ये आईटीसी भी अवेल नहीं करना, मुझे कोई क्रेडिट भी नहीं मिलने वाला, मैं तो कंज्यूमर हूं जिसके ऊपर सर पूरा का पूरा बर्डन आता है, पूरा का पूरा लोड आता है। तो मैं तो कंज्यूमर हूं, मुझे रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है। तो ये जो B2B और B2C है, दिस इज नथिंग बट अनदर वे ऑफ सेइंग कि जब एक रजिस्टर्ड सप्लायर रजिस्टर्ड रिसिपिएंट को, रजिस्टर्ड पर्सन को जब सप्लाई कर रहा है तो वो B2B ट्रांजैक्शन हो गई, और जब एक रजिस्टर्ड पर्सन किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई कर रहा है तो वो B2C ट्रांजैक्शन हो गई। फॉर अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल, कि मान लीजिए मैं हेयर कट लेने जा रहा हूं, तो या आप अपने बालों को स्टाइल करवाने के लिए जा रहे हैं, तो आप अपने बालों को स्टाइल करवा रहे हैं तो उसमें जो आप मान लीजिए जावेद हबीब के सैलून में जाते हैं, तो जावेद हबीब को जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत है, उसने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है। लेकिन आपको क्या बाल कटवाने के लिए जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत है? आंसर इज नो। आपको सिर्फ उसे पेमेंट करना है और जीएसटी का बर्डन को खुद ही बेयर करना है, आप उसे पास ऑन नहीं कर सकते, आप उस बर्डन को किसी और के ऊपर डाल नहीं सकते। सिंपल सी बात है ये, बिल्कुल। हाँ जी सर। तो बेसिकली क्या है कि ये जो सर्विसेज वाला केस देखेंगे ना, वहां पे कई जगह पे ये बाइफरकेशन आएगा कि B2B में क्या होगा और B2C में क्या होगा। मैंने उन सारी जगहों पे स्टार मार्क करा हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगा ताकि आपको भी उनको याद करना थोड़ा आसान हो जाए। ठीक है, आइए अब देखते हैं क्या है फिर। यानी कि अगर सप्लाई रजिस्टर्ड पर्सन को है, यहां पे मैं B2B हटा के यहां पे लिख देता हूं सप्लाई टू रजिस्टर्ड पर्सन। अगर बेटा सप्लाई किसी रजिस्टर्ड पर्सन को की जा रही है तो आंसर हो जाएगा लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन। प्लेस ऑफ सप्लाई किसको मान लिया जाएगा? सर उस रजिस्टर्ड पर्सन की लोकेशन को मान लिया जाएगा। अगर सर सप्लाई करी जा रही है अनरजिस्टर्ड पर्सन को,
अगर सप्लाई करी जा रही है किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को, तो फिर वेयर द एड्रेस रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट, अगर वहाँ पे आपके पास में यानी कि रिसिपिएंट के सप्लायर के पास में अगर कोई एड्रेस से है, तो फिर लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट कंसिडर कर ली जाएगी। और अगर एड्रेस नहीं है तो फिर लोकेशन ऑफ द सप्लायर ही मेरे लिए सर्वोपरि हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यानी कि कुल मिला के आप लोग प्लीज़ ये नोटबुक निकालिए और नोटबुक में इस बात को लिखिए। क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे जनरल रूल, ठीक है, आप लिखेंगे जनरल रूल, सप्लाई टू रजिस्टर्ड। क्या आंसर हो जाएगा? लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन, लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन। और अगर दूसरी चीज है सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड, तो वहां पे दो बातें हैं। पहला है अगर रिकॉर्ड में एड्रेस एग्जिस्ट करता है तो फिर लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, और अदर यानी कि अगर एड्रेस एग्जिस्ट नहीं करता तो लोकेशन ऑफ सप्लायर को मान लिया जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। ये हमारा जनरल रूल है, ये हमारा जनरल रूल है। इसके अलावा ये 12(3) तो अपन ने डिस्कस कर लिया, एक्चुअली इसको 12(4) कह सकते हैं। 12(4) से 12(14) तक हमारे पास में और भी बहुत सारे स्पेसिफिक रूल्स हैं जो अलग अलग सिचुएशन में एप्लीकेबल होते हैं। आइए देखते हैं। पहला जो है वो है इमूवेबल प्रॉपर्टी और वेसल, यानी कि सर्विस रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी और वेसल। ठीक है, ये वेसल का मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा? वेसल का मतलब सर यहाँ पे हाउस बोट्स वगैरह जो हैं वो भी कवर हो जाएंगी। जो हाउस बोट्स वगैरह होती हैं बच्चों, लोग कश्मीर वगैरह घूमने जाते हैं तो वहाँ पे हाउस बोट, इनफैक्ट केरला में बैक वाटर्स में बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, वहाँ पे भी लोग 2 दिन 3 दिन 2 दिन हाउस बोट्स पे बिताते हैं। तो दे आर जस्ट लाइक फ्लोटिंग होटल्स, आप ऐसा समझ सकते हैं, दे आर अ फॉर्म ऑफ अ फ्लोटिंग होटल। तो उस तरह के हाउस बोट्स वगैरह की भी सर्विस अगर है तो वो भी इसी में कवर हो जाएगी। ठीक है जी। तो अब इमूवेबल प्रॉपर्टी और वेसल का जो पॉइंट है, आप लोग बैठ जाइए आराम से, है ना। चलिए, अगर ये जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है इसकी लोकेशन इंडिया में है, इसकी लोकेशन इंडिया, देखिए इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ सबसे बेहतरीन चीज क्या होती है कि वो इमूवेबल होती है। तो उसके केस में प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन कर पाना बहुत ही आसान रहता है, क्योंकि वो प्रॉपर्टी कहीं जाने वाली है नहीं, वो प्रॉपर्टी कहीं भाग के जाने वाली तो है नहीं। तो बहुत ही सिंपल सा कहानी है। लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करना है आपको, और जहां उस प्रॉपर्टी का लोकेशन है, जहां पे बेटा वो प्रॉपर्टी लोकेटेड है, वही आपके लिए बन जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। तो लोकेशन अगर इंडिया में है तो लोकेशन ऑफ सच इमूवेबल प्रॉपर्टी। अच्छा, लोकेशन आउटसाइड इंडिया में है, अगर लोकेशन आउटसाइड इंडिया में है, यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी, आप मान लीजिए आप कुआलालंपुर में कोई होटल खोल रहे हैं, आपका बिजनेस है, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में आप काम करते हैं होटल के इंडस्ट्री में, और आप कुआलालंपुर में एक होटल खोल रहे हैं, और आपने अपने इस कुआलालंपुर के होटल के लिए आर्किटेक्चरल प्लान्स जो हैं वो दिल्ली के किसी आर्किटेक्ट से बनवाए हैं। ठीक है जी, दिल्ली के किसी आर्किटेक्ट से बनवाए, तो हिसाब से आप भी इंडिया में हैं, आर्किटेक्ट भी इंडिया में है, लेकिन जो लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी होती है, चाहे वो लोकेशन हो या फिर वो प्रपोज्ड लोकेशन हो। प्रपोज्ड लोकेशन का मतलब क्या हो गया सर? प्रपोज्ड लोकेशन का मतलब हो गया कि शायद अभी तक प्रॉपर्टी बनी नहीं है, लेकिन बनेगी तो वहीं पे बनेगी, तो उसका लोकेशन जो प्रपोज्ड है वो कोलालमपुर है। तो ऐसी सिचुएशन में बेटा आंसर है लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, यानी कि भले ही प्रॉपर्टी मेरी है
इंडिया के बाहर, लेकिन मैं ऐसा मानूंगा कि मैंने इंडिया में रहने वाले रिसिपिएंट को ये सप्लाई करी है और हम लोग इसका प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया ही मानेंगे। हम लोग इसका प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया ही मानेंगे। मल्टीपल लोकेशंस दिया हुआ है। मल्टीपल लोकेशंस का मतलब आप समझ लीजिए, अब जैसे कि ताज होटल है। अब ताज होटल ने मान लीजिए दिल्ली की किसी सैनिटेशन कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया कि भाई ऑल ओवर इंडिया ताज के जितने भी होटल्स हैं, वो चाहे जिस किसी भी स्टेट में हो, जिस किसी भी शहर में हो, आपको जाके उन सारे जगह पे सैनिटाइजर का स्प्रे करना है, सैनिटाइज करना है उस एरिया को, क्लीन करना है उस एरिया को। तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट दिल्ली की एक कंपनी को मिल गया है और ताज के लिए उन्हें ये काम करना है। तो अब इसमें वो कभी राजस्थान में भी काम करेंगे, गुजरात में भी काम करेंगे, महाराष्ट्र में, बंगाल में, सब जगह काम करेंगे। तो अब सवाल है कि ऐसी सिचुएशन में फिर सर हम लोग, ये तो मल्टीपल लोकेशंस हो गए, ये सर नो? हाँ बच्चों, हाँ सर, ये तो मल्टीपल लोकेशन हो गया। तो मल्टीपल लोकेशन के केस में सर हम क्या करें? आंसर यहां पे लिखा हुआ है ईच ऑफ सच लोकेशन। तो आप बताइए ईच ऑफ सच लोकेशन का मतलब क्या हुआ, बताइए। तो प्लेस ऑफ सप्लाई एक होगा कि 10 होंगे? तो फिर यहां पे आंसर में ऐसा क्यों लिखा हुआ है ईच ऑफ सच लोकेशन? देखिए इस बात को भी ना बहुत ही ठंडे दिमाग से अपने जहन में उतार लें। ये कंफ्यूजन आपको होना अभी इस स्टेज पे एक्सक्यूजेबल है। आपको अगर अभी स्टेज पे कंफ्यूजन होती है, क्योंकि हमने अभी तक सिर्फ थोड़ा सा ही पढ़ा है प्लेस ऑफ सप्लाई, और उसमें जब हम पढ़ रहे थे तो वहाँ पे एक बात आई थी कि अगर मल्टीपल एरिया है तो आप वो वाले एरिया को लो जिसके साथ सबसे ज़्यादा डायरेक्टली कनेक्टेड है। याद आ रहा है आपको? बट बेटा वो प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं था, दैट वॉज नॉट प्लेस ऑफ सप्लाई। वो जो टॉपिक आपने पढ़ा था ना, वो था लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। मैं आपको दिखाता हूं, थोड़ा सा आपकी यादाश्त को तेज करते हैं। ये पॉइंट, वेयर अ सप्लाई रिसीव्ड एट मोर देन वन एस्टैब्लिशमेंट वेदर द प्लेस ऑफ बिजनेस और एनी फिक्स्ड एस्टैब्लिशमेंट, तो उसमें अपने लिखते थे लोकेशन ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट मोस्ट डायरेक्टली कंसर्न्ड विद द प्रोविजन ऑफ द सप्लाई। लोकेशन ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट मोस्ट डायरेक्टली कंसर्न्ड विद द प्रोविजन ऑफ द सप्लाई। और इसका फिर मैं आपको एक इलस्ट्रेशन दिया था, यहाँ पे तो डायरेक्ट ही था यूनिलीवर वाला। ठीक है, तो मतलब बेसिकली इलस्ट्रेशन क्या होगा कि भाई आपको लोकेशन 1 पे भी दिया गया है, 2 पे भी दिया गया है, 3 पे भी सप्लाई दी गई है, लेकिन सबसे ज़्यादा डायरेक्टली कनेक्टेड है वो लोकेशन 3 के साथ में। तो फिर हम वैसी सिचुएशन में लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट जो है वो लोकेशन 3 को मानेंगे, 1 और 2 को कंसिडर नहीं करेंगे। ये टॉपिक अलग था, ये टॉपिक सिर्फ एक जगह आता है और ऐसी अंडरस्टैंडिंग सिर्फ एक ही ये लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट के लिए एप्लीकेबल होती है। बाकी अभी मैं आपको 12 में और 13 में बहुत सारी बार अपने पास में ये मल्टीपल लोकेशन आएगा और उसका आंसर हर बार होगा ईच ऑफ सच लोकेशन। ये ईच ऑफ सच लोकेशन का मतलब आपको कैसे समझना है, देखिए प्रपोर्शनेट वैल्यू आपको लेनी पड़ेगी। यानी कि सर ताज ग्रुप ने अगर मान लीजिए XYZ सैनिटी को कॉन्ट्रैक्ट दिया, तो अब ये XYZ सैनिटी को मान लीजिए 4 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, तो इसमें आपको प्रपोर्शनेट वैल्यू निकालनी पड़ेगी कि कितना रुपया गुजरात के लिए था, कितना महाराष्ट्र के लिए, कितना बंगाल के लिए, कितना राजस्थान के लिए। और जो वो प्रपोर्शनेट अमाउंट आएगी, मैं एक बार अज्यूम कर लेता हूँ सिंप्लिसिटी स्टेक के लिए, ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो, बट एक सिंप्लिसिटी के लिए मैं मान रहा हूँ कि सर ये इक्वल अमाउंट थी।
तो फिर हम मानेंगे 1 करोड़ रुपए के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई राजस्थान, 1 करोड़ रुपए के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई गुजरात, 1 करोड़ रुपए के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई महाराष्ट्र और 1 करोड़ रुपए के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई बंगाल। बात समझ में आई आपको? तो किसी एक जगह को हम माने ऐसा जरूरी नहीं है बेटा, किसी एक जगह को हमें प्लेस ऑफ सप्लाई मानना पड़े ये बिल्कुल भी कदापि जरूरी नहीं है। फिर प्रॉब्लम यार कि सर इतना ये कॉम्प्लिकेटेड क्यों हो रहा है सर, किसी एक को कंसिडर कर लेते तो बढ़िया रहता। तो बेटा आपको एक बात समझनी पड़ेगी जो बिल्कुल शुरू से मैं आपको पढ़ाता आ रहा हूं, जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, जीएसटी इज बेस्ड ऑन कंजम्पशन प्रिंसिपल। तो कंजम्पशन के प्रिंसिपल को डेस्टिनेशन बेस्ड कॉन्सेप्ट के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते। यथाशक्ति आपका प्रयास यही रहता है कि जो जहां जहां पे सप्लाई हो रही है उस गवर्नमेंट को उसका रेवेन्यू प्राप्त हो सके। बात समझ में आई? सर ये तो आपने बहुत सिंप्लीफाइड एग्जाम्पल ले लिया कि सर 1 करोड़ 1 करोड़ 1 करोड़ 1 करोड़, जरूरी थोड़ी है ऐसा। ऐसा भी तो हो सकता है सर कि कोई अग्रीमेंट ही नहीं था, कोई ऐसा प्राइस कोट ही नहीं हुआ था, लमसम कंसिडरेशन थी और 4 करोड़ रुपए का कंसिडरेशन था। उन्होंने ऐसे डिस्कस नहीं किया था कि गुजरात के लिए 1 करोड़, राजस्थान के लिए 1 करोड़, महाराष्ट्र के लिए 1 करोड़, बंगाल के लिए 1 करोड़, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। यानी कि अगर कोई अग्रीड वैल्यूज नहीं है, यानी पहले तो प्रोपोर्शनेट वैल्यू निकालने का तरीका डिटरमाइनेबल इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ईच सच स्टेट फॉर द अग्रीड वैल्यू। यानी कि मान लीजिए आपको एग्जांपल दिया, 5 स्टेट थे S1 S2 S3 S4 S5, इसके लिए 20 लाख, इसके लिए 50 लाख, इसके लिए 30 लाख, इसके लिए 40 लाख और इसके लिए 60 लाख। अब अगर आपको ऐसा वैल्यूज पहले से बताया हुआ है तब तो आप इस कॉन्सेप्ट में ही उसको ब्रेक कर लेंगे, प्रोपोर्शनेट वैल्यूज निकाल लेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आप क्या करेंगे? कॉमन सेंस की बात है, देखिए लॉजिक से पढ़ने का प्रयास करेंगे तो रटना नहीं पड़ेगा, लॉजिकली समझिए। अगर बाइफरकेशन दे दिया होता तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया है बाइफरकेशन, कोई अग्रीमेंट नहीं है, लेकिन मुझे यह पता है कि मुझे यथाशक्ति यथासंभव प्रयास करना है कि जिसका जैसा जैसा है वैसा वैसा दिखाऊं, तो ऐसी सूरत में मुझे क्या करना चाहिए? तो सर आप कोई रीजनेबल बेसिस देखिए, कोई ऐसा रीजनेबल बेसिस देखिए जिसके ऊपर में कि उसको बांटा जा सके। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ बोला एब्सेंस ऑफ एनी अग्रीमेंट, पीओएस का मतलब हो गया प्लेस ऑफ सप्लाई प्रोपोर्शनेटली ऑन एनी रीजनेबल बेसिस। एग्जाम्पल्स क्या है रीजनेबल बेसिस के? नंबर ऑफ नाइट स्टेड इन सच प्रॉपर्टी, नंबर ऑफ नाइट्स स्टेड इन सच प्रॉपर्टी। इसका क्या मतलब हुआ जी? इसका मतलब हुआ कि मान लीजिए सर एक कपल है, वो हनीमून पे निकले हैं और उन्होंने ताज या मैरियट से, मान लीजिए मैरियट ग्रुप ऑफ होटल से उन्होंने एक 1.5 लाख रुपीस का वाउचर खरीद लिया है। 1.5 लाख रुपीस का वाउचर खरीद लिया है। इस 1.5 लाख रुपीस में उनको 10 डेज का स्टे मिला है, बट उन्होंने स्टे को क्या किया है, 3 दिन उन्होंने स्टे को लिया दिल्ली में, 3 दिन उन्होंने स्टे को लिया चंडीगढ़ में और 3 दिन उन्होंने स्टे को लिया जम्मू में और 1 दिन उन्होंने स्टे को लिया जयपुर में। तो अब इस तरीके से देखा जाए तो यहाँ राजस्थान इन्वॉल्व्ड हो गया, हरियाणा इन्वॉल्व्ड हो गया, दिल्ली इन्वॉल्व्ड हो गया, जम्मू एंड कश्मीर इन्वॉल्व्ड हो गया। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करा जाएगा? ऐसी सिचुएशन में सर कोई अगर रीजनेबल बेसिस पे मुझे इसे बाइफरकेट करना है तो मैं आई कैन डिवाइड इट इन द रेशियो ऑफ द टाइम स्पेंट इन सच प्रॉपर्टी। एरिया ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी लाइंग इन ईच स्टेट और यूनियन टेरिटरी, ये अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसको पढ़ के क्या समझ में आ रहा है आप मुझे बता सकते हैं क्या? इसका क्या मतलब हुआ बेटा, बताओ बालक। एरिया ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी लाइंग इन ईच स्टेट और यूनियन टेरिटरी, क्या इसकी मीनिंग है? क्या इसकी मीनिंग है बताइए जरा। नहीं, चलिए 2 मिनट का समय दीजिए, एक इलस्ट्रेशन दूंगा तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट बोला है टाइम स्पेंड बाय द बोट इन ईच स्टेट और यूनियन टेरिटरी, इसको भी मैं आपको एक इलस्ट्रेशन से समझाता हूँ, ठीक है।
होटल इन गेस्ट हाउस एक्सेट्रा, ये दिस इज अगेन नथिंग बट इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसी पॉइंट का नोटिफिकेशन है। रूल 4 वाइड नोटिफिकेशन नंबर 4 2018, सिंगल प्रॉपर्टी लोकेटेड इन 2 और मोर कंटिगुअस स्टेट्स, यानी कि 2 स्टेट हैं एक दूसरे से इस तरीके से चिपके हुए और प्रॉपर्टी ऐसी है, प्रॉपर्टी कुछ इस प्रकार की है, यानी कि उसका शायद एक हिस्सा आता है यूपी में और एक हिस्सा है जो आता है दिल्ली में, ठीक है। ऐसा हो सकता है, स्टेट बॉर्डर्स हैं, स्टेट बॉर्डर के ऊपर ही वो प्रॉपर्टी है, तो वो पूरा जो एक कोई रिजॉर्ट किसी ने बना दिया है, बड़ा रिजॉर्ट है, बॉर्डर एरिया पे बनाया हुआ है, तो उसका आधा हिस्सा हरियाणा गवर्नमेंट गुड़गांव के लिए और आधा हिस्सा जो है दिल्ली गवर्नमेंट दिल्ली के लिए। तब ऐसी सिचुएशन में उसका फिर प्लेस ऑफ सप्लाई हम लोग हरियाणा मानेंगे कि दिल्ली मानेंगे? तो हम कहेंगे कि सर उसका अपना एरिया चेक करो, कितना एरिया हरियाणा में पड़ता है और कितना एरिया दिल्ली में पड़ता है, उसके हिसाब से हम लोग प्रोपोर्शनेट वैल्यू निकालेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई का। केसेस एक्सेप्ट अबव में बोला है प्रोपोर्शनेट टू द नंबर ऑफ नाइट स्टेट टाइम स्पेंट ऑन बोट एक्सेट्रा। तो जो मैंने आपको रीजनेबल बेसिस यहाँ पे बताया, जो मैंने आपको यहाँ पे रीजनेबल बेसिस बताया, उसी का नोटिफिकेशन निकाल के उन्होंने 4 2018 नोटिफिकेशन है ये, उसमें ऐड करते हुए उन्होंने ये बताया है। आइए अब इस सारी चीज़ को एक एग्जाम्पल के साथ समझें तो समझ में आएगा। रजत बरमेचा स्टेज एट JW मैरियट फॉर 5 days। रजत बरमेचा जो है 5 दिन के लिए JW मैरियट में रहता है, जिसमें से 3 दिन वो रुकता है बेंगलुरु में और 2 दिन रुकता है पुणे में, ठीक है जी। रजत बरमेचा को आप लोग जानते होंगे, उड़ान नाम की उसकी मूवी आई थी काफ़ी समय पहले, उसके बाद से बेचारा ज़्यादा दिखाई नहीं दिया है। 3 दिन अगला रुका बेंगलुरु में, 2 दिन रुका पुणे में, और लमसम कंसिडरेशन दिया उसने मैरियट वालों को 60,000 रुपए का। लमसम कंसिडरेशन उसने मैरियट वालों को दिया 60,000 रुपए का। अब सवाल ये है कि सर ये 60,000 रुपए में अगर ऐसा स्पेसिफाइड होता कि भाई बेंगलुरु के लिए टैरिफ है ऐसा और पुणे के लिए टैरिफ है ऐसा, तो फिर मुझे XYZ अमाउंट मिल जाती और मैं उस रेशियो में इसको डिवाइड कर सकता था। लेकिन कोई अग्रीमेंट नहीं है, कुछ बताया हुआ नहीं है, रीजनेबल बेसिस के ऊपर मुझे तोड़ना था। तो मैंने रीजनेबल बेसिस निकाला कि बेंगलुरु और पुणे जो हैं दोनों लगभग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में एक जैसे शहर हैं, तो फिर भैया सिंपल है, 3 दिन रुका जहाँ पे तो वहाँ पे 3 का रेशियो ले लो, 2 दिन रुका जहाँ पे वहाँ पे 2 का रेशियो ले लो, तो टोटल 3:2 के रेशियो में इसको बांट दिया जाए। तो 60,000 को मैं अगर 3:2 के रेशियो में बांटूंगा तो बेंगलुरु का आएगा 36,000 रुपीज़। तो 36,000 रुपये के लिए आप प्लेस ऑफ सप्लाई मान लीजिए बेंगलुरु को, और 24,000 रुपये के लिए आप प्लेस ऑफ सप्लाई मान लीजिए पुणे को। एज सिंपल एज दैट। बेंगलुरु के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई हमारा आ गया बेटा 36,000 का, और पुणे के लिए हमारी प्लेस ऑफ सप्लाई आ गई 24,000 की। कोई डाउट, कोई बहुत बड़ी परेशानी? समझ में आया? प्रॉब्लम है कोई? पक्का यहाँ आके बैठो आराम से। चलो कोई बात नहीं, अगली चले। क्या हुआ बेटा? का मूड खराब हो गया? चलो जब तक ये थोड़ा ठंडा होता है तब तक अपने बात करते हैं। बेसिकली जो अपन ने पीछे 2 पॉइंट पढ़े थे, पहला क्या था कि अगर एक प्रॉपर्टी है, चल ठंडा हो गया तो फिर अपने को समय बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरा दूसरा एग्जाम्पल है। सेकेंड एग्जाम्पल क्या था, ये हिस्सा अभी कोई प्रॉपर्टी है, कोई रिजॉर्ट है मान लो, इसका 3,000 स्क्वायर फीट या स्क्वायर मीटर जो एरिया है वो पड़ता है दिल्ली में, और 6,000 स्क्वायर मीटर एरिया जो है वो पड़ता है नोएडा उत्तर प्रदेश में, ठीक है जी। तो ये अब एक यूनियन टेरिटरी हो गई,
ये एक स्टेट हो गया, और प्रॉपर्टी एक ही है, प्रॉपर्टी जो है वो एक ही है, लेकिन वो एक ही प्रॉपर्टी कुछ ऐसी जगह पे स्थित है, कुछ ऐसी जगह पे स्थित है कि उसका एक हिस्सा दिल्ली में आता है और दूसरा हिस्सा उत्तर प्रदेश नोएडा में आता है। तो ऐसी सिचुएशन में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? अब मान लीजिए ये वाली जगह को बुक करके आप कोई शादी करवाते हैं यहाँ पे, तो आपको रेंट इसका भरना पड़ता है लेट अस से 10 लाख रुपए, या ऐसा। तो अब ये 10 लाख रुपए के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा? हाँ जी बताइए, ये 10 लाख रुपए का प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, दिल्ली या फिर उत्तर प्रदेश? हाँ जी, एरिया के हिसाब से डिवाइड कर देंगे, बहुत ही सही जवाब है आपका, वंडरफुल। एरिया के हिसाब से डिवाइड कर देने का मतलब क्या हो गया जी? सर एरिया के हिसाब से डिवाइड कर देने का मतलब बहुत सिंपल है कि ये 3000 का जो हिस्सा है उसके लिए आ जाएगा ये 3,33,333, 3,33,333, और नोएडा वाले हिस्से के लिए आ जाएगा 6,66,666। इस तरीके से प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन हो जाएगी। तो सिंपल सी बात थी, आशा करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई। आगे चलते हैं। फिर बेटा ये नाटक कर रही है। नेक्स्ट, हाउस बोट। राजा मानो, क्या हो गया बेटा तुमको, क्या करना है? चलो, तो ये एक हाउस बोट है। देखिए केरला में कुछ इस तरीके की हाउस बोट आपको देखने को मिलती है। यहाँ पे दिस इज, मैंने आपको जैसा बताया, जस्ट इमेजिन दिस टू बी एज अ फ्लोटिंग होटल। पानी में है, नाव है, लेकिन उसको उसमें रूम्स होते हैं, सारा सेटअप रहता है, लोग यहाँ पे 2 दिन 3 दिन रुकते हैं, यहीं पे स्टाफ भी रहता है, खाना वाना बना के उनको खिला देता है। ठीक है जी। अब लेकिन ये जो है सर, ये तो स्टेशनरी नहीं है, ये तो फ्लोटिंग है सर, ये तो तैर रहा है। तो काफी हद तक ये संभव है कि सर ये तैरता तैरता, देखो मेरी ना नाव को चलने नहीं दे रही है, हवाओं का और पानी का रुख ऐसा है कि हमारे दुश्मन बन गए हैं। चलो तैराओ हमारी नाव को, नहीं तैरने दोगे, कोई नहीं, उनको तैर, देखो देखा कैसे हमारी नाव तैरी, देखा कि नहीं देखा आपने? वापस दिखाता हूँ, ठीक है, ध्यान रखना। खच 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 खच, यानी कि सर ये ऐसे तैरती 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 यहाँ रुकी रुकी रुकी, फिर वापस यहाँ आ गई। तो हो सकता है कि ये कोई 4 डेज का था प्रोग्राम, जिसमें से वो 3 दिन यहाँ रही और एक दिन यहाँ रही, यानी कि केरला में रही 3 दिन और तमिलनाडु में रही एक दिन। तो ऐसी सिचुएशन में फिर हम लोग क्या करेंगे, 3:1 के हिसाब से इसको डिवाइड कर देंगे और प्लेस ऑफ सप्लाई हमको पता चल जाएगा। बात समझ में आई? तो इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड जो बातें थी मैंने बहुत सारी आपके साथ डिस्कस करी, बहुत सारे एग्जांपल्स भी आपको बता दी। ठीक है, क्या हो गया इसको? मोह माया करके आया है। मोह माया में बच्चों बहुत कुछ है जो आपको समझना है। मोह माया में
बहुत कुछ है जो आपको समझना है। क्या है मोह माया? ये मोह माया ऑब्वियसली आपको एक्ट में ये नाम देखने को नहीं मिलेगा। तो मोह माया तो मेरा नाम है दिया हुआ। क्या है मोह माया का नाम? मोह माया का नाम कहता है कि अगर रेस्टोरेंट है, केटरिंग है, ग्रूमिंग है, फिटनेस है, ब्यूटी ट्रीटमेंट है, हेल्थ सर्विसेज है, इस तरह की सुविधाओं के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। इस तरह की सुविधाओं के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो इन चीज़ों को मोह माया कहना गलत नहीं होगा। रेस्टोरेंट, केटरिंग, ग्रूमिंग मतलब अपने आप को पर्सनालिटी डेवलप करना, अपने आप को ब्यूटी पार्लर, स्पा, सैलून जाना, फिटनेस, हेल्थ सर्विसेज, ब्यूटी ट्रीटमेंट वगैरह वगैरह वगैरह, इस तरह की सुविधाएं अगर आप अवेल कर रहे हैं, इस तरह की सुविधाएं अगर आप अवेल कर रहे हैं, तो इसका सिंपल आंसर है प्लेस ऑफ सप्लाई का लोकेशन वेयर सच सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म। लोकेशन वेयर सच सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म्ड। अब कैसा इसका एग्जाम्पल है, समझ लीजिए कि भाई ये है अपना विरुष्का। विरुष्का को जानते हैं आप? कौन है? विराट कोहली, अनुष्का शर्मा। क्या बात है, आप भी अपडेटेड रहने लग गए हैं। कहाँ शादी हुई इनकी? इटली में। बहुत अच्छी बात है। तो अब इन्होंने इटली में शादी करी। अब शादी करी तो यहां से इंडिया से किसी को लेके गए वहां पे दुल्हन को तैयार करने के लिए, जाहिर सी बात है। अनुष्का शर्मा को तैयार करने के लिए यहां से दिल्ली से किसी को लेके गए, पम्मी आंटी को। तो अब ये जो सर्विस है, दिस इज ग्रूमिंग, दिस इज ब्यूटी, दिस इज मेकअप। तो इसका प्लेस ऑफ सप्लाई मुझे क्या मानना चाहिए? अनुष्का बॉम्बे की है, विराट दिल्ली का है, पम्मी आंटी दिल्ली की है और शादी इटली में हुई है, तो मुझे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मानना चाहिए? बताइए जी। बड़ा अच्छा सवाल यहाँ पे आ गया है कि सर दोनों की रजिस्ट्रेशन कहाँ की है, या क्या ये बात मायने रखती है कि सामने वाला बंदा रजिस्टर्ड है या नहीं है? समझ रहे हैं मेरी बात को? अब सवाल जो है कि रजिस्ट्रेशन का, तो भाई वो तो मायने ही नहीं रखता ना। विराट कोहली अगर जीएसटी पे कर रहा है या अनुष्का शर्मा अगर जीएसटी पे कर रही है, तो आपको लगता है कि वो अपने प्रोफेशनल जीएसटी में अपने शादी वाला जो ग्रूमिंग था उस बिल का कहीं पे भी किसी भी प्रकार से कोई एडजस्टमेंट, कोई आईटीसी का सेटलमेंट वगैरह करवा सकते हैं? आंसर इज ऑब्वियसली नॉट। वो तो सर जैसे एक आम आदमी, मैं अगर सैलून में जाके बाल कटा रहा हूँ, वैसे ही विराट कोहली ने भी अगर सैलून में जाके बाल कटाए तो उसका जीएसटी से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, मूवी के सिलसिले में अगर मेकअप होता तो एक अलग बात थी, देन दैट्स अ प्रोफेशनल सेटअप। ये तो पर्सनल शादी है सर, इसका इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। एंड दैट्स द रीजन वाई आप अगर ऑब्जर्व करो एक चीज यहाँ पे ना, मैंने वो फर्क ही नहीं रखा है। मैंने क्या मतलब, एक्ट ने ही वो फर्क नहीं रखा है। कौन सा फर्क सर? वही जो हमने शुरुआत में पढ़ा था, B2B B2C वाला खेल। आगे इसके आगे हम देखेंगे कि B2B B2C का खेल आना स्टार्ट हो जाएगा अलग अलग सर्विसेज में। तो बेसिकली इसमें कैसा है, याद रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कहां B2B B2C आएगा नहीं आएगा। मेरा थंब रूल जो मैं आपको बता सकता हूं वो ऐसा है, आप ना सर्विस का नाम पढ़ो, एक बार सोचो उस सर्विस के बारे में, और जब आप सोचते हो उस सर्विस के बारे में तो ये भी सोचो कि ऐसी सर्विस को यूजुअली कौन अवेल करेगा। क्या सोचोगे? ऐसी सर्विस को यूजुअली कौन अवेल करेगा? क्या मेरे तुम्हारे जैसा एक साधारण मनुष्य ऐसी सर्विस को अवेल करेगा, या एक बिजनेस यूनिट, कॉरपोरेट हाउस, कंपनी, फर्म ऐसी सर्विसेज को अवेल करती हैं? ऑब्वियसली हर तरह की सर्विस आप कहेंगे सर दोनों ही अवेल कर सकते हैं। ऐसा तो कोई है नहीं कि सर ये केटरिंग की सर्विस सिर्फ हम ही अवेल करें, बिजनेस ना अवेल कर सके। हाँ, आपकी बात सही है।
कि बहुत सारी सर्विसेज हैं जिसको दोनों तरह के लोग अवेल कर सकते हैं। एक नॉर्मल व्यक्ति कंज्यूमर भी अवेल कर सकता है और एक बिजनेस हाउस भी अवेल कर सकता है। लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट डिग्री, आई एम टॉकिंग अबाउट परसेंटेज, आई एम टॉकिंग अबाउट मेजॉरिटी। तो अगर मैं आपको बोलूं मेजॉरिटी रेस्टोरेंट में खाना खाने कौन जा रहा है, ब्यूटी पार्लर में बाल कटवाने कौन जा रहा है, स्पा सैलून में कौन जा रहे हैं, क्या रिलायंस बिल भर रही है मैक्सिमम रेस्टोरेंट के और केटरिंग के, या स्पा सैलून के, या इंडिविजुअल लोग भर रहे हैं? तो आंसर इज सर, नॉर्मली इंडिविजुअल लोग इस तरह की सर्विसेज ज्यादा अवेल कर रहे हैं। तो जो भी ऐसी सर्विस होगी ना जिसमें सामान्यतः आम आदमी, नॉन बिजनेसमैन अवेल करने के संभावनाएं बढ़ जाती है, जहां पे वहां पे आप ऑब्जर्व कर लेना बेटा, वहां पे B2B B2C वाला भेदभाव नहीं होगा। चाहे रजिस्टर्ड हो अनरजिस्टर्ड हो, सबके लिए एक ट्रीटमेंट है। तो अब ये केटरिंग वाली सर्विस, चाहे हम लोग इन्फोसिस की ऑफिस में केटरिंग करें, चाहे विरुष्का की शादी में केटरिंग करें, सब जगह के लिए सेम ट्रीटमेंट रहेगा। प्लेस वेयर सच सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म्ड, प्लेस वेयर सच सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म। तो मान लीजिए अभी एक मूवी आई थी कुछ समय पहले, उस फिल्म का नाम था फितूर, कतरीना कैफ की। तो कतरीना कैफ ने उस फिल्म में अपने बाल कलर करवाए बच्चों, लाल कलर का एक विचित्र सा शेड उसने कलर करवाया। ऐसा कहते हैं कि उन बालों को कलर करवाने में, कटवाने में, मेंटेनेंस करवाने में 50 लाख रुपए फिल्म ने खर्च किया। कितना रुपए खर्च किया? 50 लाख रुपीज ऐसा कहते हैं फिल्म ने खर्च किया, क्योंकि कतरीना कैफ नीडेड अ स्पेशल कलर, और वो लंदन जाती थी हर महीने भर, 40 दिन के बाद में जब उसका कलर फेड ऑफ होने लग जाता था तो वो लंदन जाके वो वापस से वो कलर का टचअप करवा के आती थी। अब ये विचित्र सी बात है, उसको डाइजेस्ट कर पाना बड़ा मुश्किल है, बट चलिए ठीक है, एट द फेस वैल्यू हम लोग लेते हैं। और हम कह रहे हैं अब ये 50 लाख रुपए का जो खर्चा लगा है, तो अगर कोई स्टाइलिस्ट बाहर से आके कतरीना के लिए इंडिया में वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो एक अलग बात हो गई। लेकिन अगर कतरीना को खुद जाना पड़ रहा है लंदन उस हेयर कलर की सर्विस को अवेल करने के लिए, तो वो बिल्कुल अलग बात हो जाएगी। बात आपको समझ में आई बेटा? अब आप कहेंगे कि सर आपने विरुष्का का, इटली का, कतरीना का एग्जाम्पल दिया, लेकिन हमारा तो टॉपिक ही शुरुआत में ही हमने पढ़ा कि जब LOS और LOR दोनों जो हैं वो इंडिया के अंदर होते हैं, तो ऑफ कोर्स हम टॉपिक वही पढ़ रहे हैं, LOS और LOR दोनों इंडिया के अंदर होते हैं, वही वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं। आगे जाके हम इंडिया के बाहर वाला भी पढ़ेंगे, लेकिन ये एग्जाम्पल्स आपके लिए थोड़े आसान हैं, विजुअलाइज कर पाना आसान हो जाता है, सिंपल हो जाता है, इसलिए मैंने इस तरह के एग्जाम्पल्स दिए। अगर इंडिया स्पेसिफिक एग्जाम्पल आपको लेना है तो वो भी आप कंसिडर कर सकते हैं। मान लीजिए कि रिलायंस है, रिलायंस लिमिटेड जो है, अब उसकी रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे है जी? रिलायंस लिमिटेड की, हाँ जी, रिलायंस की मुंबई नहीं है? चलो अज्यूम कर लेता हूँ मुंबई में है भी। तो रिलायंस की रजिस्टर्ड ऑफिस मुंबई में है, लेकिन रिलायंस ने अपना कोई एनुअल सेल्स कॉन्फ्रेंस रखा है और ये रखा जा रहा है जयपुर में। तो जयपुर मैरियट में ये सारा प्रोग्राम चल रहा है। तो अब यहाँ पे केटरिंग की सर्विस रिलायंस बिल का भुगतान कर रही है, रिलायंस बिल का भुगतान कर रही है, लेकिन ये केटरिंग की सर्विस परफॉर्म कहाँ पे हुई है? जयपुर में। तो आंसर आपका जयपुर हो जाएगा, मुंबई नहीं आएगा। बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। आगे चलूं? ओके, ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल, ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल। अब मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है, तुम खुद इस सवाल का जवाब दो। इस तरह की सर्विसेज अवेल करने वाले ज्यादातर लोग कैसे होंगे? क्या वो नॉर्मल कंज्यूमर्स होंगे या फिर वो बिजनेसेस, कॉरपोरेट हाउसेस होंगे? ट्रेनिंग और परफॉर्मेंस अप्रेजल का सर्विस ज्यादातर कौन अवेल करेगा?
बिजनेस अवेल करेगा कि आम आदमी अवेल करेगा? बिजनेस अवेल करेगा। एंड दैट्स द रीज़न वाई यहाँ पे हमारा स्टार लग गया और यहाँ पे इस तरह का ये बाइफरकेशन बच्चों आ गया। इस तरह का ये बाइफरकेशन आ गया। क्या बाइफरकेशन आ गया कि भैया B2B है तो अलग कॉन्सेप्ट में चलेगा, B2C है तो फिर जो कॉन्सेप्ट चल रहा था पहले अपना कि जहां पे सर्विस को परफॉर्म किया गया वही वाला कॉन्सेप्ट चलता रहेगा। आइए, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि मान लीजिए रिलायंस का एग्जांपल लेता हूं मैं, तो भैया रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है उन्होंने बुलाया संदीप माहेश्वरी को। ठीक है जी, संदीप माहेश्वरी को बुलाया कि भाई आप मेरे एम्प्लॉयज़ को दिल्ली में, जयपुर में, मुंबई में आपको ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करनी है। और ये सर्विस किसको प्रोवाइड करी जा रही है, मुझे आप ये बताइए। क्या ये सर्विस एक रजिस्टर्ड पर्सन को प्रोवाइड करी जा रही है संदीप माहेश्वरी के द्वारा, या फिर एक अनरजिस्टर्ड पर्सन को प्रोवाइड करी जा रही है? रिलायंस को करी जा रही है तो सर ऑब्वियसली रजिस्टर्ड पर्सन होगा, रिलायंस B2B वाली कैटेगरी में आएगा। तो ऐसी सिचुएशन में भले ही दिल्ली में हुआ, जयपुर में हुआ, अहमदाबाद में हुआ, कोलकाता में हुआ, बिल बनाया जाएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज के नाम पे, येस और नो। और उनका लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन इज गोइंग टू बी मुंबई, उनकी रजिस्ट्रेशन मुंबई की करवाई गई है, तो मुंबई को रजिस्टर्ड प्लेस माना जाएगा और प्लेस ऑफ सप्लाई मुंबई को ही मान लिया जाएगा। भले ही फिजिकली संदीप माहेश्वरी वॉज प्रेजेंट इन 3 डिफरेंट स्टेट्स। ठीक है जी, लेकिन अगर B2C है, अगर B2C है, बिजनेस टू कंज्यूमर है, रिलायंस इंडस्ट्रीज को ये सर्विस नहीं प्रोवाइड करी जा रही है, ट्रेनिंग की सर्विसेज कोई और व्यक्ति है जो ले रहा है, लेट अस से ओलंपिक वगैरह में पार्टिसिपेट करने के लिए हमारे एक प्लेयर हैं जो शूटिंग में उन्होंने मेडल जीता था। नहीं, नॉट राज्यवर्धन सिंह राठौड़, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने शायद सिल्वर जीता था, गोल्ड मेडल जीतने वाला एक ही है ना, कौन है वो? अभिनव बिंद्रा, सही जवाब। अब इस अभिनव बिंद्रा को ट्रेनिंग वगैरह करनी थी, बच्चा था, इसके पिताजी जो हैं बचपन में इसके लिए किसी टीचर को बुला लाते हैं बाहर से कि भाई इस बच्चे को सिखाओ, इसको शूटिंग वगैरह सीखनी है। तो उस समय तक ना वो कोई पेड प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन था, ना कुछ और था, एक बच्चा था जिसे ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जा रही थी। तो उसके डैड ने उसके लिए अवेल कर ली थी सर्विसेज किसी प्रोफेशनल कोच की। तो अब ये जब वो सर्विस प्रोवाइड करवाई जा रही है, ये जो सर्विस प्रोवाइड करवाई जा रही है, ये किसको प्रोवाइड करवाई जा रही है? क्या एक रजिस्टर्ड पर्सन को प्रोवाइड करवाई जा रही है कि अनरजिस्टर्ड पर्सन को प्रोवाइड करवाई जा रही है? जब अभिनव बिंद्रा छोटा बच्चा था और किसी कोच से ट्रेनिंग ले रहा था तो वो रजिस्टर्ड पर्सन था कि अनरजिस्टर्ड पर्सन था? तो सर वो एक बिल्कुल अनरजिस्टर्ड पर्सन था। उसके पिताजी भी जो थे वो भी एक अनरजिस्टर्ड पर्सन थे जो कोच की फीस भरने वाले थे। तो ऐसी सिचुएशन में फिर लोकेशन वेयर सच सर्विसेज आर परफॉर्म, तो फिर ये सर्विसेज बैंगलोर में परफॉर्म करी गई तो बैंगलोर, दिल्ली में परफॉर्म करी गई तो दिल्ली, बड़ौदा में परफॉर्म करी गई तो बड़ौदा। बात समझ में आ गई? आज यहाँ पे इतनी सारी क्रिकेट अकेडमीज हैं, किरण मोरे की है और क्या नाम है उसका, अंशुमन गायकवाड़ की है, आने वाले दिनों में शायद इरफान पठान की भी आ जाए, हार्दिक पटेल की भी आ जाए, हार्दिक पांड्या, सॉरी हार्दिक पांड्या, हार्दिक पटेल की तो खुद किसी दूसरी ही एकेडमी में ट्रेनिंग लेके आया है। तो ये लोग अगर अब ट्रेनिंग अकेडमीज खोल रहे हैं और बच्चे इनके पास जाके जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, ये बच्चे सारे अनरजिस्टर्ड रिसिपिएंट्स हैं। तो ऐसी सिचुएशन में प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा उस जगह को जिस जगह पे ये सर्विसेज परफॉर्म करी जा रही हैं। ठीक है जी, क्या ये बात आपको समझ में? पहली वो जगह आई है जनरल रूल के बाद में मेरे बेटा, पहली जगह आई है वो जहाँ पे ये स्टार मैंने बनाया है और हमने ये बाइफरकेशन दिखाया है और हमें ये समझ में भी आ रहा है कि लाजमी है
क्योंकि ये एक ऐसी सर्विस है जो मोस्टली जिसके चांसेस हैं कि ये वाली सर्विस तो हो ना हो ज़रूर एक बिजनेस हाउस ज़्यादा अवेल करता होगा। बात समझ में आई? चलिए आगे चलता हूं मैं। एंट्री फीस, एंट्री टिकट 12(6) हम लोग पढ़ रहे हैं। एडमिशन टू एन इवेंट और अम्यूजमेंट पार्क, एडमिशन टू एन इवेंट और अम्यूजमेंट पार्क, ये क्या बात हुई जी? ये बात हुई कि कोई स्पोर्ट्स इवेंट है, कोई कल्चरल इवेंट है, कोई म्यूजिकल इवेंट है, इस तरह का कोई भी कॉन्सर्ट हो रहा है, रॉक शो हो रहा है, कॉमेडी शो हो रहा है, उसके आप ना एंट्री फीस के पासेस या टिकट्स जो बेच रहे हो, या कोई अम्यूजमेंट पार्क है, यहाँ पे मैंने इमेजिका की फोटो दी है, तो इमेजिका वगैरह का जो एंट्री फीस है, ये भी अपने आप आपको एक सर्विस प्रोवाइड करी जा रही है कि आप वहाँ पे एंटर होके आपको जो एक्सेस मिलेगा एंटरटेनमेंट का। तो वहाँ पे देखिए, अब मुझे आप एक बात बताइए, इमेजिका जाने के लिए कि क्या क्या रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है जीएसटी में? क्या मैक्सिमम लोग जो इमेजिका जा रहे हैं वो बिजनेस हाउसेज हैं या आम लोग जा रहे हैं? आम लोग जा रहे हैं सर। ये कॉन्सर्ट्स होते हैं, म्यूजिक शोज होते हैं, रॉक शोज होते हैं, क्रिकेट टूर्नामेंट्स होते हैं, फुटबॉल टूर्नामेंट्स होते हैं, इनको देखने के लिए जो दर्शक जाते हैं, जो जनता जाती है, क्या ये बिजनेसेस वाले ज़्यादा लोग होते हैं कि आम लोग ज़्यादा होते हैं? आम लोग ज़्यादा होते हैं सर ऑब्वियसली। तो इसीलिए यहाँ पे वो बाइफरकेशन नहीं आया, कौन सा वाला, बिट टू बी और बिट टू सी वाला। बात समझ में आई बेटा? हाँ जी सर, समझ में आया। तो बस यहाँ पे बड़ा सिंपल था, जहाँ पे भी वो इवेंट होल्ड करा जा रहा है, अगर रन ऑफ कच्छ में करा जा रहा है तो उस जगह को मान लिया जाएगा, जयपुर में करा जा रहा है तो जयपुर मान लिया जाएगा, गोवा में सनबर्न फेस्टिवल हो रहा है तो गोवा मान लिया जाएगा। जहाँ पे भी वो इवेंट या वो अम्यूजमेंट पार्क है उसी जगह को मान लिया जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। क्या ये बात आपको समझ में आई? बहुत सुंदर, वेरी गुड। आगे चलता हूँ। इवेंट्स एंड स्पॉन्सरशिप सर्विसेज, इवेंट्स एंड स्पॉन्सरशिप सर्विसेज। अच्छा, आप अपनी आम जिंदगी में स्पॉन्सरशिप लेते फिरते हैं या बिजनेस हाउसेस को स्पॉन्सरशिप मिलती है? सर नॉर्मली सर इट्स द बिजनेस कॉर्पोरेट हाउसेस जिनको स्पॉन्सरशिप मिलती है। स्पॉन्सरशिप भी अपने आप में एक सर्विस है बेटा। क्या मतलब, क्या हुआ सर इसका? मतलब ये हुआ कि अगर बीसीसीआई है वो वीवो आईपीएल करवा रही है तो वीवो उसका स्पॉन्सर बन गया। तो वीवो ने क्या दिया? वीवो ने पैसे दिए सर, मनी। अच्छा जी, बदले में बीसीसीआई ने उसको क्या सर्विस दे दी? बदले में बीसीसीआई ने उसको क्या सर्विस दे दी? उसको सर एडवर्टीजमेंट उसका हो गया सर, उसको विजिबिलिटी दे दी, उसको मीडिया माइलेज मिल गया, उसको ये अधिकार मिला कि वो अपने आप को एक इतने ज़्यादा लोकप्रिय इवेंट के साथ जोड़ सके। तो ये उसकी सर्विस है। तो स्पॉन्सरशिप, जहाँ यहाँ पे बात हो रही है, स्पॉन्सरशिप कोई ऐसा फ्री का खेल नहीं है। आप बदले में उनको एड और विजिबिलिटी देते हो तो वो आपको कैश देते हैं, दैट इज स्पॉन्सरशिप। तो ये तो ऑब्वियसली मोस्टली किसके केस में होगा? बिजनेस हाउसेस के केस में ही होगा। हाँ जी सर, ये तो बिजनेस हाउसेस के केस में ही होगा। और इवेंट्स वगैरह ऑर्गेनाइज करवाना, ठीक है, हमारे यहाँ पे पर्सनल में देखा जाए तो कॉमन में आदमी इवेंट ऑर्गेनाइज करवाता है सर, ब्याह का इवेंट। शादी ब्याह जो है दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट होता है, हमारी लाइफ टाइम का सबसे बड़ा इवेंट होता है, और वो हम अभी अरेंज करवाते हैं। लेकिन इसके अलावा जो भी इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं, सिंपोजियम हो, कॉन्फ्रेंसेस हो, सेमिनार्स हो, एग्जीबिशंस हो, फेयर्स हो, ये सारे इवेंट्स कौन ऑर्गेनाइज कराता है? आम लोग ऑर्गेनाइज करवाते हैं कि बिजनेस हाउसेज ऑर्गेनाइज करवाते हैं? बिजनेस हाउसेज। स्पॉन्सरशिप वाला भी हमने देखा बिजनेस हाउसेज करवाते हैं। यानी कि जब मैं ये टॉपिक पढ़ता हूँ इवेंट्स एंड स्पॉन्सरशिप, तो मुझे क्या लगता है मैक्सिमम लोग इसमें कंज्यूमर कैटेगरी वाले आम लोग होंगे, या फिर इसमें मैक्सिमम लोग सर बिजनेस हाउसेज वाले लोग होंगे? हाँ जी, बिजनेस हाउसेज वाले लोग होंगे। तो इसीलिए फिर हम लोग वो बाइफरकेशन वापस कर देंगे। इसलिए मैंने यहाँ पे ये स्टार वापस से लगा दिया है और बाइफरकेशन करके आपको क्या बता दिया है,
B2B, B2C, location of such registered person, location where such event is actually held. तो एक थीम जैसा नजर आ रहा है, एक टेम्पलेट जैसी नजर आ रही है, जहां पे भी सर वो B2B, B2C वाला बाइफर्केशन हो रहा है, ट्रीटमेंट भी बिल्कुल सेम चल रहा है। B2B के केस में जो रजिस्टर्ड एड्रेस जहाँ का है, जो रजिस्टर्ड प्लेस है, उसको कंसिडर कर ले रहा हूँ, और B2C के केस में जहाँ पे उस सर्विस को इवेंचुअली प्रोवाइड कराया जा रहा है, या वो इवेंट जहाँ पे एक्चुअली होल्ड करा जा रहा है, उसी चीज़ को कंसिडर कर लिया जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आई बेटा? तो अगर मान लो तुम अपनी शादी करवाना चाहते हो डेस्टिनेशन वेडिंग गोवा में, तो आप क्या हो? आप B2B वाली कैटेगरी में आओगे कि B2C वाली कैटेगरी में आओगे? तो आंसर है सर B2C कैटेगरी में आएंगे, हमने जीएसटी की रजिस्ट्रेशन ली भी नहीं है। तो आपने लेकिन इवेंट ऑर्गेनाइज करवाना है, आपने ये बैंड बाजा बारात वालों को बुला लिया, ठीक है, अभी तो फिलहाल इनका बाजा ऐसे ही बजा हुआ है कोविड की वजह से, देखो क्या होगा इवेंट वालों का, ठीक है ना। तो ये बैंड बाजा बारात को आपने बुला लिया, और उनका नाम बैंड बाजा बारात ही होता है क्या? नहीं, शादी मुबारक नाम होता है, बैंड बाजा बारात नहीं भाई, शादी मुबारक नाम होता है। सैनिक फार्म्स में उनका शादी कराने का सपना होता है, ठीक है ना जी। तो शादी मुबारक इनका नाम है, शादी मुबारक वालों को आपने बुला लिया, और आपने बोला कि भी आपको गोवा में हमारी वेडिंग प्लान करनी है, तो आप मुझे बता दीजिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा। शादी मुबारक जिनका एड्रेस है चांदनी चौक दिल्ली का, आप जो रहते हैं बड़ौदा में, या फिर शादी जो इवेंचुअली होने वाली है गोवा में, किसको हम मानेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई? बड़ौदा, दिल्ली और गोवा? आंसर इज गोवा। क्यों? क्योंकि सर B2C के केस में लोकेशन वेयर सच इवेंट इज एक्चुअली हेल्ड, B2C के केस में लोकेशन वेयर सच इवेंट इज एक्चुअली हेल्ड। लेकिन सर, लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं कि बड़ौदा की एक कंपनी है सर ICICI, क्या? हाँ, ICICI बैंक। क्या बात कर रहे हैं सर, उसे आप बड़ौदा की कंपनी कैसे कह सकते हैं? क्योंकि भैया उसका रजिस्टर्ड ऑफिस जो है, RO जो है, वो बड़ौदा में है। चकली सर्कल के पास में जो बिल्डिंग आपको दिखाई देती है ना, वो बिल्डिंग ICICI बैंक, जो इंडिया की प्राइवेट सेक्टर की सबसे बड़ी बैंक है, उसका रजिस्टर्ड ऑफिस है। तो बड़ौदा को ऐसे हल्के में नहीं लेने का, ठीक है। तो अब ये बड़ौदा का इसका रजिस्टर्ड ऑफिस है, अब ये कोई इवेंट करवा रही है, कहाँ पे करवा रही है जी ये इवेंट? सर ये लोग इवेंट करवा रहे हैं इंदौर में, ठीक है जी, इंदौर में इवेंट करवा रहे हैं, लेकिन फिर भी इनका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा? बड़ौदा ही माना जाएगा सर, क्योंकि लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन देखा जाएगा। अच्छा सर, अगर ये लोग इवेंट करवा रहे हैं इंडिया के बाहर, तो हमने देखा है सर, आता है आईफा वाले अपना अवार्ड शो करवाते हैं मकाओ में, और बड़े बड़े हीरो आके कहते हैं गुड इवनिंग मकाओ, है ना, भले ही उनको कोई जानता नहीं हो वहां पे, ठीक है ना, जानता उनको वहां पे कोई भी नहीं है, लेकिन फिर भी गुड इवनिंग मकाओ के नारे लगा रहे होते हैं। तो ये तो सर अब आईफा यहाँ का है, स्पॉन्सर्स भी यहाँ के हैं, लेकिन ये इवेंट हो रहा है मकाओ में। तो इस तरह का अगर इवेंट इज आउटसाइड इंडिया, तो क्या किया जाएगा? तो बोला है लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, LOR, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। अब लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट आपको ये पता होना चाहिए बच्चों कि लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट कोई नॉर्मल वर्ड नहीं, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट अपने आप में एक बहुत ही टेक्निकल वर्ड है। लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट जो है वो अपने आप में बेटा एक बहुत ही टेक्निकल वर्ड है, जिसमें अपने पढ़ा था कि अगर आप अपने रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस पे सर्विस लेते हो तो उसी को मान लिया जाएगा लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। अगर आप अपने किसी और परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट पे, जो कि आपका रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है लेकिन आप ही का एक परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट है, वहां पे सर्विस लेते हो तो उसको मान लिया जाएगा। मल्टीपल प्लेसेस पे लेते हो तो जो सबसे डायरेक्टली कनेक्टेड है उसको मान लिया जाएगा। और कुछ भी और नहीं होगा तो जो आपका यूजुअल प्लेस ऑफ रेसिडेंस है उसको मान लिया जाएगा। याद है? तो ये टेक्निकल वर्ड है लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। कुल मिला के इससे आप ये समझ लो कि घुमा फिरा के सर वो लोग आपको इसको इंडिया में प्लेस ऑफ सप्लाई दिखा देंगे, घुमा फिरा के वो इसकी प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ दिखा देंगे? इंडिया में दिखा देंगे। भले इवेंट मकाऊ में हुआ था और इवेंचुअली उसके ऊपर में जीएसटी का टैक्सेबिलिटी आ जाएगा। मल्टीपल लोकेशन है तो क्या बोला है? ईच ऑफ सच स्टेट फॉर प्रोपोर्शनेट वैल्यू। अब ये प्रोपोर्शनेट वैल्यू क्या होता है?
मल्टीपल स्टेट क्या होता है, ये सब मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं कि अगर एक से ज्यादा स्टेट होता है प्रोपोर्शनेट तरीके से उसको तोड़ दिया जाएगा। अगर कोई अग्रीमेंट एग्जिस्ट करता था तो उस अग्रीमेंट के अनुसार अमाउंट को तोड़ दिया जाएगा। अगर अग्रीमेंट नहीं एग्जिस्ट करता तो किसी ना किसी रीजनेबल बेसिस पे आप उसको ब्रेक कर देंगे, किसी ना किसी रीजनेबल बेसिस पे आप उसको बेटा ब्रेक कर दोगे। बात समझ में आई या फिर नहीं आई? ठीक है, चलिए।